अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें जी, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं बेसिकली आपके सामने ट्रांसलेट करूंगा उर्दू लैंग्वेज में, या आप इसे हिंदी लैंग्वेज में समझ लें। इसका पर्पस ये है कि जो कुछ वीक स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जो रीडिंग में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, उनको एक आइडिया हो जाए कि इस पैसेज में है क्या। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये बुक 11 है और टेस्ट 3 है, और इसका पैसेज नंबर 1 है। आइल्स की एकेडमिक रीडिंग की बुक 11, टेस्ट 3 और पैसेज नंबर 1। चलें जी, शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ सिल्क, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जूरियस फैब्रिक फ्रॉम एंशियंट चाइना टू द प्रेजेंट डे। अच्छा जी, इसमें वो कहता है कि जी ये तारीख, यानी कि जो पैसेज है ये तारीख है जो चाइना का सबसे ज़्यादा लग्जूरियस फैब्रिक है। एंशियंट चाइना, जो पुराना चाइना है हमारा, कदीमी चाइना, टू द प्रेजेंट डे, उस वक्त से शुरू होती है इसकी हिस्ट्री और आज तक की मुतालिक जी। Silk is a fine, smooth material produced from the cocoons, soft protective shells. सिल्क जो सा एक फाइन और स्मूथ मटेरियल है जो कि कोकून से बनता है। कोकून्स क्या होते हैं? बेसिकली शेल्स होते हैं, यानी कि वो पौधे के इर्द गिर्द एक बेसिकली जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, और वो लार्वा जो सा बनाते हैं उसके इर्द गिर्द, उसको हम लोग कोकून्स कहते हैं। इसकी अगर आप पिक्चर देखना चाहें तो यहाँ पे देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जी, ये आपके सामने कोकून्स आ गए। नाउ यू कैन सी दिस, दीज आर कोकून्स। ठीक है, ये जो रेशम का कीड़ा है वो अपने इर्द गिर्द कोकून्स बनाता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। दैट आर मेड बाय मलबरी सिल्क वॉर्म्स, जो रेशम का कीड़ा जिनसे वो बनाता है एक इंसेक्ट है, उसका लार्वा। लेजेंड हैज इट दैट इट वाज ली तोजू। तो ली तोजू जो था बेसिकली एक लेजेंड था, उसकी वाइफ थी येलो एम्परर की। इट वाज ली तुजू वाइफ ऑफ द येलो एम्परर, यानी ली तुजू एक खातून है जो कि वाइफ है येलो एम्परर की। वो रूलर ऑफ चाइना इन अबाउट 3000 बीसी, 3000 कबल मसीह में, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल पहले वो डिस्कवर्ड सिल्क वॉर्म्स, जिसने सिल्क वॉर्म को डिस्कवर किया था। One account of the story goes that as she was taking a walk in her husband's garden, एक कहानी है, एक अकाउंट है, किस्सा बयान किया जाता है कि वो अपने हस्बैंड के गार्डन में वॉक कर रही थी। She discovered that silkworms were responsible for the destruction of several mulberry trees. अब उसने देखा कि जो रेशम के दरख्त हैं बेसिकली, और उनको ख़राब करने में उसकी जो तबाही है उसकी रीज़न जो सी है वो ये कीड़े हैं, ये जो सिल्क वॉर्म्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं। शी कलेक्टेड अ नंबर ऑफ कोकून्स एंड सैट डाउन टू हैव अ रेस्ट। उसने उन कोकून्स को इकट्ठा किया और बैठ गई। हुआ ये कि he was sipping from tea, वो चाय पी रही थी। one of the cocoon that she had collected landed in the hot tea and started to unravel into a fine thread. और वो जैसे ही चाय में गिरता है तो उसमें से धागा निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज्यादा फाइन किस्म का धागा जो उनसे वो निकलता है। अब ये ली तुजू फाउंड दैट शी कुड वाइंड दिस थ्रेड अराउंड हर फिंगर्स। अब उसने कहा कि ये जो उनसे थ्रेड है उसको अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द वो लपेट लेगी। इसी तरीके से क्या हुआ, शी परसुएडेड, ये परसुएडेड का वर्ड है जहन बनाना, ठीक है। शी परसुएडेड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को कहा टू अलाउ हर टू रियर सिल्क वॉर्म्स ऑन अ ग्रूव ऑफ मलबरी ट्रीज, कि उसको अलाउ करे कि वो रियरिंग करे इसकी सिल्क वॉर्म की मलबरी ट्री के अगेंस्ट। अच्छा जी, शी ऑल्सो डिवाइज अ स्पेशल रील। अब एक उसने रील बनाई। रील होती है जैसे हमारे पास होते हैं ना जिसपे धागा लिपटा हुआ था, उसे रील कहते हैं। टू ड्रॉ द फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स इनटू अ सिंगल थ्रेड। अब उसका पर्पस ये था कि उसको एक सिंगल थ्रेड के अंदर वो कन्वर्ट करती थी, दैट दे वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू वूवन इनटू फैब्रिक, कि वो इतना मजबूत हो जाए कि उसे फैब्रिक के अंदर, कपड़े के अंदर बुना जा सके। While it is unknown just how much this is true, अभी ये नहीं हम कह सकते कि किस हद तक ये कहानी सच्ची है। It is certainly known that silk cultivation has existed
इन चाइना फॉर सेवरल मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब है कई हजार साल, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ये बात तो नहीं हमें पता कि कहानी ये जो बताई जा रही है आपको इसमें किस कदर सदाकत है, लेकिन बात ये है कि जो कल्टीवेशन है सिल्क की वो हजारों साल पहले से चाइना में स्टार्ट हुई। आगे जी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओरिजिनली सिल्क वॉर्म फार्मिंग वाज सोली रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन। ये जो फार्मिंग थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी खवातीन के साथ। एंड इट वाज दे हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग। और वही रिस्पॉन्सिबल होती थी खवातीन के उसको ग्रो करती थी, उनकी हार्वेस्टिंग करती थी, उसकी वीविंग करती थी। वीविंग कहते हैं बुनने को, हार्वेस्टिंग काटना। सिल्क क्विकली ग्रू इनटू अ सिंबल ऑफ स्टेटस एंड ओरिजिनली ओनली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के, इस पैराग्राफ के अंदर, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िए। वही कह रहे हैं कि सिर्फ जो रॉयल्टी है, जो बादशाह वगैरह होते थे, जो रॉयल पीपल होते थे, वो इस क्लोथ से सिल्क बना सकते थे, उसके जो सिल्क था उसको पहन सकते थे, उसके कपड़े। तो रूल्स वर ग्रेजुअली रिलैक्स, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसीज रिलैक्स हुई, और यहाँ तक कि जो वहाँ के किसान थे वो भी इसको यूज करना शुरू हो गए। लोएस्ट कास्ट वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू वियर सिल्क। अब ये मसला नहीं रहा कि जी सिर्फ अमीर लोग या बादशाह इसको पहनेंगे, आम जातों के लोग भी इसको इस्तेमाल करते थे। बाज़ हुआ ये कि सिल्क वॉज सो प्राइज दैट इट वॉज ऑल्सो यूज्ड यूनिट ऑफ करेंसी। कि अब उसको यूनिट करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाना, मतलब इतना महंगा होता था कि उसे करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते थे उनको सैलरीज सिल्क में दी जाती थी, और फार्मर्स जो से होते थे वो टैक्स पे करते थे सिल्क के अंदर। इन ग्रेन एंड सिल्क, इन ग्रेन दिया जाता था, सिल्क देते थे। सिल्क वॉज ऑल्सो यूज एज डिप्लोमेटिक गिफ्ट बाय द एम्पर। तो सिल्क जो सा था वो जब हम सियासी किस्म के या बादशाह किसी दूसरे बादशाह को गिफ्ट देते थे, डिप्लोमेटिक गिफ्ट, डिप्लोमेसी होती है ना, यानी कि सियासी तौर पे या डिप्लोमेटिक गिफ्ट दिया करते थे दूसरे बादशाहों को। फिशिंग लाइंस, bow strings, musical instruments and paper were all made using silk. अब ये फिश लाइन है, बाउ स्ट्रिंग है, या बाकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे सिल्क से बनना शुरू हुए। The earliest indication of silk paper being used was discovered in the tomb of a noble. अच्छा जी, शुरू शुरू में सिल्क पेपर के बारे में जो हमें अलामतें मिलती हैं, जो इंडिकेशंस मिलती हैं, वो ये कि एक नोबल, नोबल कहते हैं नवाब को, जैसे बादशाह समझ लें किसी इलाके का हुक्मरान है नोबल, हु इज एस्टिमेटेड टू हैव डाइड अराउंड 168 एडी। जो 1600 168 168 एडी कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट की यानी कि बाद अज मसीह, 168 बाद अज मसीह में उसका जो पता लगता है कि इतना पुराना ये है। अच्छा, डिमांड फॉर दिस एग्जॉटिक फाइबर इवेंचुअली क्रिएटेड द ल्यूक्रेटिव ट्रेड। तो ये जो जबरदस्त किस्म का, खूबसूरत किस्म का जो फाइबर फैब्रिक था, कपड़ा था, उसकी जो डिमांड थी उसने उसको ल्यूक्रेटिव ट्रेड में, ल्यूक्रेटिव कहते हैं पैसा बनाने वाली, ठीक है ना। ल्यूक्रेटिव बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिससे ज्यादा सारा पैसा हासिल हो, उसमें चेंज कर दिया। नाउ नोन एज द सिल्क रोड, और अब वो सिल्क रोड कहलाती है। अच्छा, जो रास्ता था वो सिल्क रोड किसे कहते हैं, जैसे शाहराह रेशम है, हम कहते हैं ना शाहराह रेशम, उसका नाम जी शाहराह रेशम पड़ गया। टेकिंग सिल्क वेस्टवर्ड, अब वहां से चाइना से मगरिब की तरफ लेके जाया जाता था सिल्क को, और उसके बदले में गोल्ड लेके आते थे, सिल्वर लेके आते थे, एंड वूल टू द ईस्ट, और वो लेके आया जाता था ईस्ट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि उसका नाम सिल्क रोड यानी शाहराह रेशम रखा गया। इट्स मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी, क्योंकि ये कमोडिटी जो सी थी इसकी वजह से। कमोडिटीज होती हैं मुख्तलिफ जो जरूरत की अशिया वगैरह होती हैं, इसे कमोडिटीज कहते हैं। विच वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ मोर देन गोल्ड, और इस उस वक्त ये गोल्ड से भी ज्यादा महंगी समझी जाती थी। सिल्क रोड स्ट्रेच्ड ओवर 6,000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्टर्न चाइना टू द मेडिटेरियन सी। 6,000 किलोमीटर लंबी ये रोड थी, फॉलोइंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि दीवारें चीन से शुरू होती थी और उसके बाद
पामीर माउंटेन रेंज के अंदर उड़ती हुई, यानी कि क्लाइंब करती हुई ऊपर की जानिब जाती हुई क्रॉस करती थी मॉडर्न डे के अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट तक जाती थी। उसके बाद विद द मेजर ट्रेडिंग मार्केट इन डमास्कस, डमास्कस में इसकी जो ट्रेडिंग मार्केट्स मौजूद होती थी, वहां से मर्चेंडाइज वाज शिप्ड अक्रॉस द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी में इसको उसके थ्रू इसको आगे ट्रेड की जाती थी। कुछ ताजिर जो उनसे थे वो इस रूट पर ट्रैवल किया करते थे। गुड्स वर हैंडल्ड मोस्टली बाय अ सीरीज ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन का कॉन्सेप्ट है ना, जिसने बनाई और जिसने खरीदी उसके दरमियान में कुछ लोग होते हैं, वो उन्हें हैंडल किया करते थे। उसमें सीरीज होती थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, विद द मलबरी सिल्क वॉर्म बीइंग नेटिव टू चाइना। नेटिव टू चाइना यानी कि इसका जो आबाई इलाका है वो चाइना है। द कंट्री वॉज द वर्ल्ड सोल प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। कई सौ सालों तक इस मुल्क, ये जो मुल्क है चाइना, ये वहाँ का वाहिद प्रोड्यूसर था इसका, सिल्क का या रेशम का। उसका जो सीक्रेट सिल्क मेकिंग था वो कहाँ पे चला गया? eventually reached the rest of the world via Byzantine Empire. Byzantine Empire के थ्रू वो आगे चला गया, which ruled over Mediterranean regions of southern Europe, North Africa and Middle East during the period of 330 to 1453 AD. इस दौरान 330 ईस्वी से 1453 ईस्वी के दरमियान में उन्होंने रूल किया और उन्होंने इसको आगे पहुंचा दिया। सारी दुनिया को पता लग गया कि कैसे बनता है। एक और लेजेंड जो सा था, मंक्स वर्किंग फॉर द बेजेंटाइन एम्पायर, उसने क्या किया कि स्मगल किए इसके अंडे, ठीक है ना। कैस्टेंटिपोल, ये कुस्तुस्तुनिया को कहते हैं, यानी इस्तंबुल है जो आजकल मॉडर्न डे तुर्की के अंदर, वहां पे इसके अंडे को स्मगल किया गया 550 एडी के अंदर, कंसील्ड इनसाइड होलो बैम्बू वॉकिंग केन्स। तो एक स्टिक थी उसकी, उसके अंदर उसने अंडे छुपाए और वो आगे ले गया। अच्छा जी, द बेजेंटाइन वर सिक्रेटिव एज द चाइनीज। बेजेंटाइनीज भी जो थे वो भी ऐसी राज को छुपा के रखते थे जैसे चाइना वाले। लेकिन काफी सेंचुरीज में द वीविंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक वाज स्ट्रिक्ट इंपीरियल मोनोपोली। लेकिन काफी अरसे तक यहाँ पे, इंपीरियल कहते हैं बादशाहों की मोनोपोली थी, यानी कि उसका जो बनना था, उसका बनाना था, वो हुकूमत के पास ही होता था। देन इन द 7th century द अरब्स कॉन्क्वर्ड पर्शिया। तो फिर अरब आ गए, उन्होंने पर्शिया को कॉन्कर कर लिया, कैप्चरिंग देयर मैग्निफिसेंट सिल्क्स इन द प्रोसेस। तो देखा कि वो कैसे प्रोसेस हो रही है, उसको भी कैप्चर कर लिया। सिल्क प्रोडक्शन द स्प्रेड दो थ्रू अफ्रीका, सिल्सी, स्पेन, और फिर वो अरब में चली गई। अरब स्वेप्ट थ्रू दीज लैंड्स, जैसे उन्हें कब्जा किया तो वहां पे उनके पास भी चलेगी। उंदलिसिया, ठीक है ना, उंदलस जो सा था सदर्न स्पेन के अंदर, यूरोप की मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर था 19वीं सदी के, 10वीं सदी के अंदर। बाय द 13th century, 13वीं सदी ईस्वी में, हावर इटली बिकम यूरोप्स लीडर इन सिल्क प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो सिल्क की जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में था, इटली उसका लीडर बन गया। यूरोप्स लीडर इन सिल्क प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। आगे जी, वेनेटियन मर्चेंट्स, वेनेटियन जो सा है ये सिटी है, वहाँ के जो ताजर थे इटली के, उन्होंने ट्रेड शुरू की एक्सटेंसिवली सिल्क और इनकरेज किया सिल्क को इटली के अंदर। इवन नाउ सिल्क प्रोसेस इन द प्रोविंस ऑफ कोमो इन नॉर्दर्न इटली enjoys an esteemed reputation। तो वहाँ का जो सिल्क है उसको अभी भी बहुत ज्यादा फेम हासिल है, अच्छी उसकी रेप्यूट है। अच्छा जी, तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ, चाइना से बैजेंटाइन एम्पायर, और उसके बाद फिर बाकी लोग आए, और फिर वो जो था बेसिकली अरब्स के पास आया, और अरब्स के बाद फिर इटली के पास हमारी आ गई, और इटली के पास, और अभी भी इस वक्त भी इटली का जो कोमो है प्रोविंस, वहाँ पे बेहतरीन किस्म का रेशम बनाया जाता है। अच्छा जी, 19th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगी, और ये वो वक्त था जब सिल्क इंडस्ट्री का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। चीपर जापानीज सिल्क, और जापान जापानीज सिल्क जो बहुत सस्ती होती थी, उसकी ट्रेड इन विच ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। तो
वो फैसिलिटेट हुई, मतलब ये कि उसको फॉस्टर किया गया, आगे बेसिकली मूव किया गया किस तरीके से, सुइस कनाल के थ्रू। सुइस कनाल खोल दी गई तो बस उसके थ्रू, सुइस कनाल तुर्की के अंदर मौजूद है। अच्छा, वाज वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स ड्राइविंग द ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को आगे, जो जापानीज सेल थी उसके ट्रेंड को आगे लेके जाने में ये एक मेन फैक्टर था। फिर उसके अलावा 20वीं सदी ईस्वी के अंदर मैन मेड फाइबर आ गई, जैसे नायलॉन है, वो आ गया जी, इस किस्म की चीजें। और उसमें ट्रेडिशनली बीन सिल्क प्रोडक्ट्स, व्हाट हैड ट्रेडिशनली, जो सिल्क प्रोडक्ट्स थी उसमें नायलॉन का इस्तेमाल शुरू हो गया, उसमें स्टॉकिंग्स और पैराशूट्स वगैरह बनना शुरू हुए। द टू वर्ल्ड वॉर्स, दो जंगें जो सी हुई, विच इंटरप्टेड द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम जापान, ऑल्सो स्टिफर्ड यूरोपियन सिल्क मार्क इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई यूरोपीय सिल्क मार्केट के अंदर, जब जंग अजीम वन, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। After the Second World War, Japanese silk production was restored with improved production of quality of raw silk. तो दूसरी जंग अजीम के बाद फिर उसमें इंडस्ट्री ने अपने आप को रिस्टोर किया और बेहतर तरीके से प्रोडक्शन, पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। जब जापान वॉज टू रिमेन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। अब जापान जो सा था वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉ सिल्क का प्रोड्यूसर बन गया, and practically the only major exporter of raw silk until 1970s। 1970 तक अकेला ही था वो, कोई दूसरा नहीं था। उसके बाद however in more recent decades China has gradually recaptured its position as the world's biggest producer। और उसके बाद चाइना में दोबारा से अपनी जो पुरानी पोजीशन थी उसने हासिल कर ली और उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया और एक्सपोर्टर बन गया रॉ सिल्क का। सिल्क यॉन कहते हैं धागे को। टुडे अराउंड 125,000 metric tons of silk are produced in the world। ठीक है ना, 125,000 मेट्रिक टन जो सिल्क है प्रोड्यूस की जाती है दुनिया में, एंड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द प्रोडक्शन टेक प्लेस इन चाइना। उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ चाइना के अंदर होता है। अब जहाँ पे एक पैराग्राफ में पढ़ लूँ, आप उसके साथ नोट्स बना लें, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जहाँ कोई डेट्स आए उसको भी आप हाईलाइट कर लें। बेहतर ये है कि पहले ट्रांसलेशन से अटेम्प्ट करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चंस पढ़ लें, क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और उसके बाद फिर आप इनके आंसर्स की तरफ आएँ। ठीक है जी, तो चलेंगे, थैंक यू सो मच।